नमस्कार विद्यार्थियों, जॉबनेट पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। उसका नाम है मोनोकोट लीफ, अर्थात एक बीजपत्री पत्ती की संरचना कैसी होती है। एक बीजपत्री जो जितने भी पौधे हैं, जैसे बात करें हम गेहूँ और मक्का है, चावल है, जौ, बाजरा, तो इन सब की जो लीफ होती है उनमें जनरली कहीं ना कहीं समानताएं पाई जाती है। अपने सिलेबस के अनुसार जो मुख्य जो एक बीजपत्री जो लीफ है वो है मक्का। उसमें हमारे प्रायोगिक जो पार्ट है वो भी शामिल है। प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी इसकी जो लीफ है उसका एलएस कटवाया जाता है और उसकी फाइल तैयार की जाती है। और इसके अलावा इसकी जो परमानेंट जो स्लाइड होती है वो भी माइक्रोस्कोप से देखने पर अपने को आसानी से इसके जो पार्ट होते हैं उन सब पार्ट का हम आसानी से अलग अलग पार्टों का अवलोकन कर सकते हैं। तो हम मोनोकोट जो लीफ है मेज की किस प्रकार से होती है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपको बोर्ड पर स्पष्ट रूप से ये जो लीफ का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो जिया मेज यानी कि मक्का ग्रेमिनी कुल का पौधा है। अब इसमें जो लीफ की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। सबसे पहला जो हमारे जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट ये आपको सबसे ऊपर वाले छोर पर ये एक परत दिखाई दे रही है जिसको ब्लैक मार्कर से मैंने इसको अभिरंजित किया है। तो यानी कि कहने का मतलब है ये जो एपिडर्मिस है जिसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा होती है। बाह्य त्वचा भी इसमें दो प्रकार से होती है, एक तो ऊपरी बाह्य त्वचा होती है और एक होती है निचली बाह्य त्वचा। जनरली होता क्या है कि ऊपरी जो बाह्य त्वचा होती है उस ऊपरी बाह्य त्वचा पर स्टोमेटा यानी कि रंध्र लगभग न के बराबर पाए जाते हैं। अर्थात रंध्र पाए तो जाते हैं लेकिन संख्या में 1, 2, 3 अधिकतम 10 इससे ज़्यादा संख्या में नहीं पाए जाते हैं। परंतु निचली जो अर्थात लोअर एपिडर्मिस है उस एपिडर्मिस में अधिकांशतया बहुतायत से स्टोमेटा यानी कि रंध्र उपस्थित होते हैं। तो ये हो गई बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे ये एक पतली परत पाई जा रही है। यह आपको पतली परत दिखाई दे रही है। इस पतली परत का नाम है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को क्या हिंदी में बोलते हैं अधोत्वचा। एपिडर्मिस से बिल्कुल सटी हुई पतली अपारदर्शी लंबवत आयताकार अथवा बेलनाकार ये जो संरचना है वो हाइपोडर्मिस कहलाती है। हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस मिलकर के एक मोटी परत का निर्माण करती हैं और इसके जस्ट नीचे ये जो कोशिकाएं पाई जा रही है ये लंबवत कोशिकाएं हैं, आयताकार कोशिकाएं हैं। दोनों कोशिकाओं के जो ऊपर वाला पार्ट है और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो लगभग गोलाकार संरचना लिए हुए होता है। तो ये क्या है, कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स की जनरली जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, आयताकार होती है। इसके बाद में वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, संवन बंडल। संवन बंडल में जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। ये यहाँ पर लिख रखा है जाइलम। जाइलम भी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों ही प्रकार के इसमें जाइलम होते हैं प्रेजेंट। और जाइलम के पास में ही यह आपको देखो ब्लैक रंग से अभिरंजित किया हुआ है, ये आराम से अपने को दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लैक कलर के जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फ्लोएम कहलाते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे वेस्कुलर बंडल की, अर्थात संवन बंडल। मेन जो मुख्य जो पार्ट होता है पत्तियों में वो संवन बंडल ही होता है, क्योंकि पत्तियों का जो मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण पत्तियां कैसे करेगी, अर्थात जो प्राकृतिक जो ऊर्जा का स्रोत है जिसको हम सूर्य, जो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य है वह उससे एनर्जी लेगी, ऊर्जा लेगी। उसके बाद में प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके और पत्तियां किसका निर्माण करती है, भोजन का निर्माण करती है। और इस भोजन को फिर ये जो फ्लोएम है जिसको हम बोलते हैं पोषवाह, हिंदी में पोषवाह बोलते हैं। तो ये फ्लोएम पत्तियों से इस भोजन को लेकर के और
संपूर्ण तने में, शाखाओं में, पुष्प में और फल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो मुख्य जो कार्य होगा पत्तियों का वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर संवन बंडल में जो अंदर आंतरिक छोर पर ये जो गोलाकार संरचनाएं पाई जा रही है, इन गोलाकार संरचनाओं को कहते हैं जाइलम। ये जाइलम है। जाइलम एक, ये जो नीचे वाला जो जाइलम है आकार में थोड़ा छोटा है, तो छोटे वाला जो जाइलम है वो प्रोटोजाइलम कहलाएगा, जबकि ये जिसकी आकृति थोड़ी बड़ी है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम कहते हैं। इस जाइलम का मुख्य जो कार्य क्या है वो है जल का अवशोषण करना। चूंकि हमें पता है कि जड़ में भी जाइलम पाया जा रहा था, तने में भी पाया जा रहा था और पत्तियों में भी पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर संवन बंडल में मुख्य जो महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम क्या करेगा, जल का संवन करेगा, जल को शुद्ध करेगा, भोजन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेगा, और फ्लोएम जो है वो भोजन को निर्मित करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये अर्थात एक भाग से दूसरे भाग तक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वितरित करने का कार्य करेगा। ये इसका क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल। अब इन पत्तियों में आपने देखा है कि ये जो साइड वाले दोनों, ये जो वेस्कुलर, जो साइड वाले जो वेस्कुलर बंडल है, संवन बंडल है, वो आकार में बिल्कुल लगभग समान दिखाई दे रहे हैं, परंतु बीच वाला जो बंडल है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये निर्भर करता है पत्तियों के क्षेत्रफल और उसकी जो आकृति होती है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पत्तियां होती है वो कई प्रकार की होती है। आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, जैसे हम बात करते हैं, एक तो जो लीफ की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है। अब इस लीफ में क्या होता है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो अपने जो पत्तियों का जो वृंत होता है, अर्थात ये जो पत्तियों का वृंत है, इससे पत्ती क्या है, यहाँ से जुड़ी हुई है। तो अब ये जो पत्तियां जो यहाँ से जुड़ी होती है, ये जो पार्ट होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। ये पत्तियों का एक प्रकार है। दूसरा, हम पत्तियों की बात करें, जैसे गेहूं की जो पत्तियां हैं वो जनरली क्या होती है, ऐसे लंबवत पत्तियां होती है, बीच में एक धारी के समान ऐसी संरचना होती है। तो ये कौन सी पत्ती है, ये गेहूं की पत्ती है। अब हम बात करें और भी, जैसे और अन्य जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कई प्रकार की जैसे पत्तियां होती है, जैसे कुछ पत्तियां होती है वो ऐसे मूलज प्रकार की होती है। मूलज का मतलब आगे से तीखी और पीछे से तीखी, इसकी संरचना, और बीच में से ये फूली हुई होती है, ये आपके मूलज प्रकार की पत्तियां हो गई। और भी कई प्रकार की जैसे पत्तियां होती है, जैसे कुछ पत्तियां होती है जैसे कटी फटी होती हैं, और इस प्रकार की जो पत्तियां होती है वो कौन सी पत्तियां होती है, उसको वीणाकार पत्तियां बोलते हैं। अर्थात इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, वो वीणा के समान होती है। तो ये कई प्रकार की पत्तियां होती है जिनका आकार और क्षेत्रफल के आधार पर संवन बंडल की जो साइज है वो निर्भर करेगी। अब हम बात करते हैं कि बीच वाला ये जो बंडल होगा वो आकार में हमेशा बड़ा रहेगा। बड़ा क्यों रहेगा, क्योंकि पत्तियों की जो संरचना होती है वो बीच में से लगभग अधिकतम संरचना वो प्राप्त कर लेती है, और दोनों आगे का जो छोर है इधर से किनारा और पीछे वाला जो किनारा जहाँ पर पत्तियां लगी होती है जिसे हम पर्णवृंत कहते हैं। तो इस पर्णवृंत और आगे के जो छोर है, एपिकल पार्ट जो है, शीर्षस्थ भाग जिसे हम बोलते हैं, उस भाग से ये अधिक ज़्यादातर ये क्या होती है, अपनी पतली क्रमशः होती जाती है, और बीच में से इसका जो पार्ट होता है वो मोटा होता है। तो इसी प्रकार इसके जो जाइलम और फ्लोएम की संरचना भी होगी वो आकार में बड़ी होगी। तो इस प्रकार ये इसका जो संवन बंडल होता है। अब हम बात करते हैं इसका जो अगला जो भाग है वो कौन सा है, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पर एक शब्द लगा है लोअर, और यहाँ पर देखो ऊपरी भाग पर कोई शब्द नहीं लगाता, तो यहाँ पर लोअर का मतलब यही है कि एपिडर्मिस तो पाई जा रही है, लेकिन हम कौन सी एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, जो पत्तियों के निचले सिरे पर उपस्थित होती है, उस एपिडर्मिस की हम बात कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ लोअर एपिडर्मिस में आप देखो, यहाँ पर ये जो संरचना पाई जा रही है, यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस है वो बीच में से कटी हुई है, और यहाँ पर एक ये विशिष्ट संरचना पाई जा रही है। ये विशिष्ट संरचना क्या है, विशिष्ट संरचना है स्टोमेटा। स्टोमेटा को क्या कहते हैं, रंध्र।
क्या बोलते हैं, रंध्र। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रंध्र की संरचना कैसी होती है, तो मैं थोड़ा सा इसके रंध्र के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि जनरली हमारे जो लीफ की जो संरचना है उसमें क्या है कि ये जो रंध्र है इसको हमारे को समझाना पड़ेगा कि रंध्र की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। अब रंध्र की भी अलग अलग प्रकार से संरचना होती है। कुछ पादपों में जो रंध्र की संरचना होती है वो सेम के आकार का होता है, कुछ में वृत्ताकार होता है, कुछ में गोलाकार होता है। तो अलग अलग संरचना निर्भर करता है पत्तियों का जो फैमिली है उस पर निर्भर करेगा, कौन सी फैमिली कुल का पौधा है उसमें लगभग कैसे रंध्र पाए जाते हैं। तो जनरली यदि हम रंध्र की बात करें तो जो रंध्र होते हैं उसकी संरचना ऐसी होती है। रंध्र दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का मतलब है कि दो स्थितियां उनमें बनती है। एक तो बनती है खुले रंध्र होते हैं और दूसरी जो स्थिति होती है वो बंद रंध्र होते हैं। आपने देखा होगा जो मरूदभिद पादप होते हैं जैसे नागफनी है, कैक्टस है, उन पादपों में पत्तियां नहीं पाई जाती। अब आप प्रश्न करोगे कि सर उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती तो फिर वो क्या होती है? वो पत्तियां नहीं होती, वो क्या होता है, उनका तना होता है। क्योंकि जो इसके जनरली हम बात करें तो ये जो पत्तियां होती है वो क्या होता है कि आपने देखा होगा उसमें ऐसे कंटक नुमा ऐसी संरचनाएं बनती है। तो वो संरचनाएं क्या होती है, आपने देखा मरूदभिद पादपों में यदि ज़्यादातर कांटे पाए जा रहे तो यह आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि उनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होगी। जिस पादप पर जितनी ज़्यादा पत्तियां होगी वह पादप ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करेगा। और चूंकि मरूदभिद जो जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी जीरोफाइट जो प्लांट है वहाँ पर उतना पानी नहीं मिल पाता। जैसे मरुस्थल की बात करें तो जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, सिरोही। सिरोही का तो कुछ पार्ट में बरसात होती है, लेकिन उधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जालोर इधर क्या है बरसात कम होती है। तो राजस्थान में उन क्षेत्रों में ज़्यादातर ये संरचनाएँ हमारे को मिलती हैं। ये मैं रंध्र की देखिए रंध्र की भी संरचना बना रहा हूं। ऐसी इस रंध्र की संरचना होती है। ये रंध्र की संरचना है। अब इस रंध्र की जो संरचना है वो दोनों ही प्रकार के रंध्र मैंने बना दिए। एक तो रंध्र खुले प्रकार का है और दूसरा जो रंध्र है वो कौन सा है, बंद प्रकार का रंध्र है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना ये किस पर निर्भर करेगा, ये रंध्रों की स्फीतता पर निर्भर करेगा। अब रंध्रों की स्फीतता का कैसे पता चलेगा, चूंकि ये आपको देखिए ये जो रंध्र की जो संरचनाएं हैं, इस रंध्र की संरचना में मैं आपको बताता हूं कि ये जो पार्ट है इस पार्ट में आपको 3 कोशिकांग दिखाई देंगे। मैंने हरे रंग से इसको अभी रेखित कर दिया है। ये 3 पार्ट उपस्थित होंगे। पहला जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होगा। दूसरा बीच में जो पार्ट है वो कौन सा होगा, वो न्यूक्लियस होगा यानी कि केंद्रक होगा। और इसके अलावा ये जो पार्ट है इस पार्ट को आप जैसे मान लीजिए गोल्जी काय है जिसको हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ये इसमें प्रेजेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, ये तो आप जानते हो ग्रेना स्ट्रोमा दोनों इसमें पाए जाते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो रंग प्रदान करने का पिगमेंट्स जो देता है वो इसका मुख्य कार्य है। केंद्रक के बारे में हम जानते हैं कि मुख्य जो केंद्र होता है वो पूरी कोशिका का एक केंद्र होता है। अब आपको ये जो जितने भी कोशिकांग पाए जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण कोशिका के अंदर पाए जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जो कोशिका होती है वो उसका नाम क्या है, इस कोशिका का नाम है गार्ड सेल। ये कई बार पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट में मुख्य कोशिका का नाम बताइए, तो मुख्य कोशिका को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। अब गार्ड जनरली हम किसको बोलते हैं, जो हमारे मकान पर जैसे मान लीजिए कोई अपने को कोई गेट के सामने हम जिसको गेटमैन बोलते हैं वो क्या करता है, अपनी सुरक्षा का कार्य करता है। तो उसी प्रकार ये जो गार्ड कोशिकाएं होती है ये रक्षा का कार्य करती है।
किसकी रक्षा करेगी? ये आंतरिक जो पार्ट है, उन पार्ट में जो पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और जो ये जो कोशिकांग है, गोल्जी बॉडी, इन सब का जो रक्षा का कार्य करेगी वो कौन करेगी? गार्ड कोशिकाएं करेगी। अब इसके बाहरी भाग पर एक ये देखिए, ये और कोशिका पाई जा रही है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? इन कोशिकाओं को बोलते हैं एसेसरी कोशिकाएं, एसेसरी सेल, यानी कि जनरली हम इनको हेल्प सेल भी बोलते हैं, यानी कि सहायक कोशिकाएं। ये सहायक कोशिकाओं का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका मुख्य कार्य केवल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना है। ये जनरली खुद भाग नहीं लेती प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, ये केवल सहायक होती है। तो इसलिए ये रंध्र की संरचना है। अब ये आपको रंध्र की संरचना दिखाई दे रही है। ये जो रंध्र होता है ये क्या है? ये खुला रंध्र है। इसमें क्या होगा? जब जल, CO2 और प्रकाश उसकी उपस्थिति में जब इनको भोजन बनाना होगा या अपने को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करनी होगी, तो आपने देखा होगा पत्तियों के बाहरी छोर पर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती है, जिसे हम गट्टन बोलते हैं या गटेशन जिसको हम बोलते हैं, बिंदु स्त्राव जिसे बोलते हैं। तो वो रंध्रों की स्पितता पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार रंध्रों का जो खुलना और बंद होना वो किस पर निर्भर करेगा? रंध्रों की स्पितता पर या स्पित दाब पर निर्भर करेगा। तो ये रंध्र की संरचना हो गई। तो इसमें मुख्य जो पार्ट होता है, लोअर एपिडर्मिस में मुख्य पार्ट स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टोमेटा बहुतायत से पाए जाते हैं, जबकि जो ऊपरी भाग की एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं उस पर स्टोमेटा न के बराबर पाए जाते हैं या संख्या में बहुत कम पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो एक बीजपत्री मेज की लीफ है, इसकी संरचना ऐसी होती है। तो द्विबीजपत्री मेज की संरचना में इसमें क्या अंतर है? इसमें हल्का सा अंतर है। उसके बारे में हम विस्तृत जो चर्चा करेंगे वो अगली कालांश में करेंगे। दोनों में हम डिफरेंट पढ़ेंगे कि एक बीजपत्री जो लीफ है, मोनोकोट लीफ और डाइकोट लीफ, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की कालांश में हमने मोनोकोट लीफ अर्थात मक्का की जो लीफ की जो संरचना है इसका विस्तृत अध्ययन किया है। आगामी क्लास में एक नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।